हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। इससे पहली वीडियो में हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कोशिका कितने प्रकार की होती है ये जानेंगे। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। जब मैंने कोशिका के अंगक यानी कोशिका के जो अंगक थे वो मैंने उनके बारे में बताया, तो मैंने बताया कि ये कोशिका जो है, ये जो ऑर्गेनल है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और ये यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आज ये ही जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। जो हमने कोशिका सेल पढ़ी थी उसमें हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। सेल वॉल कोशिका भित्ति, हिंदी में कोशिका भित्ति, इंग्लिश में सेल वॉल। जो सेल वॉल थी वो पौधों में पाई गई थी। वो किस प्रोटीन की बनी हुई थी? सेलुलोज नाम की प्रोटीन की। तो सेल वॉल यूकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज की बनी होंगी। सेलुलोज प्रोटीन। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये वसा और कार्बोहाइड्रेट की बनी होंगी। वसा और कार्बोहाइड्रेट। प्रो जो कोशिका भित्ति सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वसा और कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी। वसा और कार्बोहाइड्रेट में। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका में ये सेलुलोज नाम की प्रोटीन की बनी होगी। अब इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यानी पौधों की कोशिकाएं किस में आएंगी? यूकैरियोटिक कोशिका में। अभी और आगे समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था? ऊर्जा निर्माण करने का काम, यानी ऊर्जा निर्माण करने का काम प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसका निर्माण करता था? वो प्रोटीन का निर्माण करता था, जिसपे राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता था। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता था। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। उसके बाद रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद राइबोसोम हमने दो प्रकार के पढ़े थे, 70S और 80S। जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी ये जो कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होंगी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटे छोटे जीव जंतुओं में पाई जाएंगी, तो इसमें 70S प्रकार की पाई जाएंगी। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें 80S प्रकार की पाई जाएंगी, साइज में बड़ी। राइबोसोम। अब गोल्जी का या गोल्जी एपरेटस का क्या काम था? ये क्या करता था? फूड को पैकेजिंग करता था, स्टोर करता था, उसके बाद सप्लाई करता था। तो जो फूड का, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी का नहीं पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाएगा। उसके बाद केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाएगी। हमने अध्ययन किया है पौधों में और हमारे जीव जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाएगी। उसके बाद लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाएगा। उसके बाद डीएनए दोनों में पाया जाएगा, लेकिन अंतर इतना है कि इसमें सिंगल हेलिक्स यानी एकल संक्रमणीय सिंगल हेलिक्स पाया जाएगा, सिंगल हेलिक्स। और इसमें डबल हेलिक्स पाया जाएगा, डबल। उसके बाद कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन करता था। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होगा। उसके बाद जो कोशिका विभाजन है यूकैरियोटिक कोशिका में हम पढ़ के आए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मनुष्य में तो नहीं होती है, लेकिन पौधों में होती है। तो यानी पौधे किस में आएंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आएंगे। तो पौधों में यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषण होगा। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड के जरिए होगा। थाइलेकाइड
थाइलेकाइड। ये अपना भोजन किससे बनाएंगे? थाइलेकाइड। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, पौधों में जो हमारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती थी, वो किसके थ्रू होती थी? वो होती थी क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। हम लोग पढ़ के आए क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। क्लोरोप्लास्ट। अब इतना पढ़ के आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो किन में पाई जाएंगी, यानी जो जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनमें। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन में पाई जाएंगी? मनुष्य में और पौधों में, यानी मैच्योर्ड सेल होंगी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। उसके बाद ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये मैच्योर्ड सेल, मैच्योर नहीं होंगी, है ना, मैच्योर कोशिकाएं नहीं है। एक बार दोबारा से अध्ययन करते हैं कि कौन सी चीज किसमें पाई जा रही है। सबसे पहले कोशिका भित्ति देखा, इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे, लेकिन इसमें सेलुलोज प्रोटीन का। माइट्रो, क्योंकि कोशिका भित्ति मानव सेल में नहीं पाई जाती है, जो जीवित हम जो जीवाणु एनिमल सेल है उनमें नहीं पाई जाती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। इसमें 70S का पाया जाएगा, इसमें 80S का। इसमें गोल्जी का नहीं पाया जाएगा और इसमें पाया जाएगा। केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जाएगी, नहीं इसमें पाया जाएगी। लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम इसमें पाया जाएगा। ये सिंगल हेलिक्स होगा, यानी सिंगल हेलिक्स का मतलब केवल एक ही प्रकार की संरचना, कुछ इस प्रकार की। और ये डीएनए, जो इसमें डीएनए होगा वो डबल हेलिक्स होगा, कुछ इस प्रकार का। डीएनए इसमें कैसा होगा? डबल हेलिक्स होगा, इसमें केवल सिंगल हेलिक्स है। और जो कोशिका विभाजन है वो इसमें नहीं होगा और इसमें होगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें थाइलेकाइड के जरिए होगी। तो प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड के जरिए होगी और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट के जरिए होगी। अब इसके बाद हम जीन, डीएनए और गुणसूत्र के बारे में जानेंगे।